हेलो दोस्तों, ये रहस्यमयी तहखाना का अगला भाग है। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तन्नू हैदर और सावित्री से मिलकर काफी खुश होता है। वह हैदर को एक खिलौने वाली कार भेंट करता है। हैदर ये देखकर काफी उत्साहित हो जाता है। शहनाज ने सावित्री देवी को तन्नू की अम्मी के बारे में सारी जानकारी दे रखी थी। यहाँ तक कि उन्हें यह बातें शहनाज के अब्बू ने पहले ही बता दी थी, लेकिन शहनाज और सावित्री देवी तन्नू की अम्मी की ही बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से तन्नू की अम्मी के कमरे में चली गईं। तन्नू और हैदर एक दूसरे के साथ ही बैठे रहे और कार के साथ खेल रहे थे। देखते ही देखते काफी समय बीत गया। अब शाम हो चली थी और सूर्य की किरणों का प्रकाश धीमा पड़ गया था। हवेली के ऊपर रूहानी ताकत का साया होने की वजह से रात का भोजन 9 बजे तक संपन्न हो जाता था, ताकि नौकर भी फुर्सत पाकर हवेली के पीछे बने कॉटेजेस में आराम करें। सारे नौकर रात के वक्त हवेली के आसपास भी जल्दी नहीं आते थे। हालांकि उस रूहानी ताकत ने अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। शहनाज सावित्री और हैदर को सख्त हिदायत दे देती है कि किसी भी हाल में 12 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर ना निकले। सावित्री और हैदर के सोने का इंतजाम एक ही कमरे में कर दिया गया था। पहले तो वह अधगला अंग्रेजी कंकाल केवल तहखाने तक ही सीमित था और उसी तहखाने के रोशनदान से ही नौकरों ने देखा था। लेकिन जब से तन्नू और शहनाज ने तावीजों से बंधा हुआ ताला तोड़ दिया, तब से वह रूहानी ताकत गुस्से में हॉल के आसपास, कॉरिडोर में तथा कभी कभार सीढ़ियों के आसपास भी घूमता रहता है। सावित्री ये सुनकर काफी भयभीत हो गई, लेकिन हैदर शहनाज की बातों को सुनकर उसकी हंसी उड़ा रहा था। छुटके मियाँ, जब तुम्हारा उससे सामना होगा ना तब पता चलेगा, शहनाज ने हैदर की ओर देखते हुए कहा। अरे ये भूत भूत कुछ नहीं होता आपा, मैं तो कितनी बार अंधेरे में निकल जाता हूँ जहाँ सब कहते हैं भूत है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखता है कोई। उल्टा मैंने कितनों को भूत बनकर डराया है, हैदर ने मासूमियत भरे अंदाज में कहा। सावित्री और शहनाज इस बात पर हंसने लगे। रात में खाना पीना करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। तनवीर भी अपने कमरे में गया और अपना नाइट सूट पहनकर बिस्तर पर लेटकर डायरी के बाकी भागों को पढ़ रहा था। अधगला कंकाल और खजाना मिलने के एक दिन बाद ही हमारी टीम के एक साथी के साथ की अनोखे रूप से मौत हो गई। उसकी आंखें बाहर की ओर निकल गई थी, जैसे सूजकर मोटी हो गई हो। उसका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था, लेकिन हम सब की समझ में ये नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया था कि उसकी आंखें फटकर बाहर की ओर आ गई थी। चेहरे पर अनजाने से खौफ का भाव था। हम सब के लिए ये एक दुखद घटना थी और एक बड़ा नुकसान भी, क्योंकि उसी सहयोगी ने सबसे पहले गुफा की खोज की थी। वह काफी होनहार नौजवान था जिसने डॉक्टर जाकिर के लिए कई रहस्यमय स्थानों की खोज की थी। खुदाई का काम लगातार जारी था, क्योंकि ना तो इतना समय मेरे पास था और न ही डॉक्टर जाकिर के पास। इसलिए अपने साथी के गुजर जाने के गम को एक तरफ रखकर पूरी टीम बस उस बाकी के खजाने को निकालने में लगी हुई थी, क्योंकि अब तक खजाने के बारे में आसपास भी खबरें फैल ही गई थी। ऐसा उन पास के इलाके के मजदूरों की वजह से हुआ, जिन्हें डॉक्टर जाकिर और मेरी टीम के सदस्यों ने किराए पर खुदाई करने के लिए बुलाया था। हालांकि पास के गांव से वह गुफा करीब 300 किलोमीटर दूर थी और पत्थरीला रास्ता होने की वजह से कोई भी यातायात का साधन उपलब्ध नहीं था, सिवाय घोड़ों और खच्चरों के अलावा। हमने भी काफी घोड़े और खच्चर पास के गांव से किराए पर ले लिया था और गांव में ही डॉक्टर जाकिर की टीम के सदस्य गाड़ियां लेकर हमारे लौटने का इंतजार कर रहे थे। पहाड़ी इलाकों पर यातायात का सबसे अच्छा साधन घोड़े और खच्चर ही होते हैं। एक दिन और बीत गया जो काफी थकाने वाला था। हमने काफी कुछ खोया, लेकिन जो हमने पाया है ये हमारे जिंदगी के घावों पर मरहम लगाने के लिए काफी है। अगली सुबह भी काफी शोरगुल के साथ शुरू हुई। अपने टैंक से बाहर आने के बाद पता चला कि एक और रहस्यमयी मौत हो गई है। बिल्कुल पहले साथी सुरेश की तरह ही जेकब की भी मौत हो गई थी। उसकी आंखें भी फटकर बाहर की ओर निकल आई थी और उसके चेहरे पर भी वैसे ही डर का भाव था। हम सब की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इन दोनों की रहस्यमयी मौत के पीछे आखिर वजह क्या थी। सुरेश और जेकब के साथ 4 और लोग थे जिन्होंने इस गुफा को ढूंढा था। हो ना हो उन बाकी बचे 4 लोगों की जिंदगी भी खतरे में थी। मैंने ये बात सोची और इसका जिक्र डॉक्टर जाकिर से अकेले में किया था कि बाकी के टीम मेंबर्स में अफरा तफरी ना मचे।
डॉक्टर जाकिर भी इस बात से सहमत थे, लेकिन एक दिन की खुदाई का काम और बाकी था, इसलिए हम दोनों ने इस बात पर चुप रहने का ही फैसला किया। हालांकि हम दोनों ने ये निर्णय लिया कि आज की रात हम दोनों ही इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर इन दोनों मौतों के पीछे राज क्या है। इसके बाद हम दोनों ही गुफा की ओर खुदाई करने निकल गए। गुफा की खुदाई में प्राप्त आखिरी सोने की मूर्ति निकालकर उसके 6 फुट खुदाई और की गई। जब कुछ भी ना मिला तो हम सबको यकीन हो गया कि अब और कुछ नहीं मिलने वाला है। आज का दिन कल के हिसाब थोड़ा ज्यादा थकाने वाला था। हम सभी टीम के सदस्यों ने आज रात आग के पास जश्न मनाया और रात को शराब भी पी, क्योंकि आज हम सबका काम यहाँ समाप्त हो गया था। हालांकि डॉक्टर जाकिर और मैंने खुद को होश में रखा है, क्योंकि रात को होने वाली अनहोनी से रूबरू होने का मन बना लिया था। रात को हम दोनों ही अपने अपने तंबुओं से आसपास के पहाड़ों पे और तंबुओं पर नजर रखे हुए थे। बीच बीच में अपने तंबुओं की जालीदार खिड़की से टार्च जला बुझाकर एक दूसरे को इशारा भी कर दिया करते थे कि दोनों जगे हुए हैं। उस रात काफी शीतलहर चल रही थी। ऊपर पहाड़ों पर भी मौसम काफी खराब था, जिस वजह से कोहरे ने गहरी चादर सी चढ़ा दी थी। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो सुबह के करीब 1 बजा हुआ था। हम दोनों ने अपना ध्यान ज्यादातर रमेश और अकरम के तंबू पर केंद्रित कर रखा हुआ था, क्योंकि ये दोनों भी सुरेश की टीम के वह सदस्य थे जिन्होंने इस गुफा के अंदर सबसे पहले प्रवेश किया था। सुबह करीब 2 बजे कुछ हलचल सी दिखाई दी थी। रमेश और अकरम के तंबू में एक चमकदार लाल रोशनी से तंबू प्रकाश में डूब सा गया था। मैं और डॉक्टर जाकिर भागते हुए उस तंबू तक पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमेश और अकरम भी उसी तरह से चल बसे थे जैसे उनके बाकी के 2 साथी गुजर गए थे। डॉक्टर जाकिर और मैं दोनों ही हैरान से खड़े होकर सोचते रह गए कि आखिर उस तेज लाल रोशनी का दिखाई देने का क्या मतलब हो सकता है। उसके जलते ही अचानक 2 मौतें और हो गईं। उसी दिन सुबह होते ही हम लोग उस रहस्यमयी गुफा से कूच करने की तैयारी में जुट गए थे। सारा सामान सही तरीके से एकत्र करके पास ही के गांव की ओर जाने की तैयारी थी। पास का गांव भी करीब 300 किलोमीटर दूर था, जहां पहुंचने में भी कई दिन लगते। रास्ते में रहस्यमयी तरीके से 2 लोगों की मौत और हो गई। अब पास के गांव वाले भी काफी डरे हुए थे। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने और डॉक्टर जाकिर ने अपनी छानबीन चालू रखी। जहां भी हमारी टीम पड़ाव डालती थी, हम लोग रात में पहरेदारी करने लगते। पिछली 2 रातों से हमसे चूक होती आई, लेकिन आज की रात हम दोनों अपनी आंखें खुली रखेंगे। 7 बजे हैं और इस समय टीम के सभी लोग 4 अलग अलग दिशाओं में आग जलाकर बैठे हुए हैं। हंसी मजाक नाच गाना चल रहा है, लेकिन शायद मैं और डॉक्टर जाकिर ही इस बात की चिंता में है कि आज की रात क्या होगा, किसकी बारी है। रात का भोजन समाप्त करते ही डॉक्टर जाकिर ने मुझे अपने तंबू में इशारा करके बुलाया। मैं उनके पीछे गया। वहां उसी मृत अंग्रेज का ताबूत रखा हुआ था। डॉक्टर जाकिर ने कहा कि देखो, मैंने आज इस ताबूत को अपने तंबू में ही रखा है। मेरे एक गांव के कर्मचारी ने कहा कि अगर खजाने से पहले इसे पाया है तो शायद इसमें कोई अद्भुत शक्ति हो, जिस वजह से ये हमें जमा हुआ मिला। मुझे उसकी बातों पर पहले यकीन तो नहीं था, लेकिन जिस तरह के हालातों में हम लोग फंसे हुए हैं उनमें इस बात पर भी विश्वास करने का मन करता है। मैंने डॉक्टर जाकिर से सहमत होते हुए सिर हिलाया। उनके टैंक से बंदूक और गोलियां अपने ओवरकोट के जेब में भर ली। डॉक्टर जाकिर भी जरूरत का सामान साथ लेकर निकल पड़े। पास के टीले पर चढ़ने से पहले टेंट के बाहर आग जलाकर बैठे लोगों से कह दिया कि अंदर सोने से पहले आग में लकड़ियां और डाल देना, ताकि काफी देर तक आग चारों कोनों में जलती रहे। इससे कोहरे के बादल भी थोड़ा कम होंगे और नजर रखने में भी आसानी होगी। फिर मैं और डॉक्टर जाकिर पास के एक टीले पर चढ़ गए, जहां से सभी पड़ाव पर नजर रख सकते थे। लेकिन उस रात सोने से पहले उन मजदूरों ने लकड़ियां आग में उतनी नहीं रखी, जिस वजह से कुछ ही देर में कोहरे ने अपनी चादर चढ़ा ली, जिस वजह से कुछ घंटों बाद नजर रखने में थोड़ी परेशानी होने लगी। मैंने डॉक्टर जाकिर से कहा, तुम रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ। आग कम होने लगी है, लकड़ियां भी डाल दूंगा। डॉक्टर जाकिर ने मेरी तरफ देखकर कहा, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना, मैं यहीं से तुम्हें कवर कर लूंगा अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। मैं कैंप की तरफ बढ़ने लगा। मेरे पास थी विंचेस्टर 1886 इन .50 to 110 विंचेस्टर राइफल और डॉक्टर जाकिर के पास थी शार्प्स मॉडल 1874 क्रीडमो, जो काफी दूर से भी सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती थी। लेकिन फिर भी हम दोनों के मन में एक अनजान सा डर घर करने लगा था। इसलिए बड़ी होशियारी से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा।
कैंप के एक कोने पर मैंने आग जला दी, दूसरे कोने की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई हलचल सी हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं दूसरे कोने में लकड़ियां डालने गया, मैंने आग बढ़ा दी। अब तीसरे कोने की बारी थी, कोहरा काफी था। मैं आहिस्ता आहिस्ता तीसरे कोने की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक तेज लाल रोशनी चमकी और एक चीख सुनाई पड़ी। चीख इतनी भयानक थी कि किसी की भी दिल की धड़कन रुक जाती। डॉक्टर जाकिर उस टीले से कूदकर कैंप की ओर भागते हुए आने लगे। चूंकि मैं नजदीक था, मैंने उस ओर दौड़ लगाई जहां से तेज लाल रोशनी चमकी और चीख सुनाई पड़ी थी। मैं उस टेंट में पहुंचा, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ अंधेरा था। मैंने जेब से टॉर्च निकालकर सब तरफ देखा, कोई भी नहीं था, लेकिन हमारे टीम के एक सदस्य की मौत हो गई थी। इतने में डॉक्टर जाकिर भी पहुंचे और उनके बाद टीम के वो सदस्य जिनकी नींद उस भयानक चीख को सुनकर खुल गई थी। सुबह के 3 बजे हुए थे, फिर हम सब में से किसी ने सोना मुनासिब नहीं समझा। डॉक्टर जाकिर ने मेरे पास आकर धीरे से कहा, मैंने उसे देखा जब मैं कैंप की तरफ भागते हुए आ रहा था, लेकिन ये बात मैंने सबके सामने बताना मुनासिब नहीं समझा। जैसे ही तुम टेंट की तरफ पलट कर आए, वो मेरे टेंट की तरफ जाने लगा। उसके पैर जैसे जमीन पर नहीं हवा में थे और गजब की रफ्तार थी। उसका दाहिना हाथ उसका सिर पकड़े हुए था। वो एक जीवित मुर्दा है जो शायद इस खजाने की रखवाली कर रहा है। किसी तरह हमें उसे इस खजाने से दूर करना ही होगा, नहीं तो हमारे बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैंने डॉक्टर जाकिर की तरफ देखते हुए कहा, ये इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो हम लोगों को उसके बारे में सारी जानकारी मालूम करनी। तुम उसे ले तो आए हो अपनी रिसर्च के लिए, लेकिन अब वो हम सब के लिए आफ बन गया है। मुझे लगता है सुबह होते ही इसका शरीर बेजान हो जाता है। डॉक्टर जाकिर ने कहा, सबसे पहले तो एक रात मेरे टेंट के पीछे से हल्की रोशनी रखकर इस पर नजर रखना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मैंने अचंभित स्वरों में कहा, अब सिर्फ एक रात और उसके बाद इस टीम में हम दोनों का ही नंबर है, इस बात का ध्यान रखो। उद्धरण चिन्ह। अरे तुम परेशान मत हो, मैं अपने उन साथियों को रात में गश्त करने के लिए लगा दूंगा जिनके पास बंदूकें हैं, और हम दोनों मेरे टेंट के पीछे से इस पर नजर रखेंगे, डॉक्टर जाकिर ने विश्वास दिलाते हुए कहा। मैंने भी सहमति जताई। अब रोशनी हो गई थी, क्योंकि सूरज ने एक लंबी, थकान भरी और भयानक रात के बाद अपना मुंह दिखाया था। हम लोग फ्रेश हुए और आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। टीम के सदस्यों ने टेंटों को निकालना शुरू किया और घोड़ों पर सामान लाद दिया गया, क्योंकि हम सभी को पहाड़ों और नदी के रास्तों को तय करना था, जिसकी गहराई तो ज्यादा न थी, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा था। ऐसा झरने के कारण था जो कुछ ही दूरी पर था, और नदी के दूसरे किनारे पर ही गांव की ओर रास्ता जाता था। किसी तरह हम लोगों ने नदी पार की, जिसमें एक घोड़े का नुकसान होते होते रह गया। मैंने उसे बड़ी कुशलता से बहने से बचा लिया। आखिर इतने सालों से हमारे परिवार में अरबी घोड़ों का व्यापार होता आया था। उन्हें बड़ी रेसों से लेकर हर बड़े लोगों को बेचा जाता था जो शौकीन हुआ करते थे। बस मैंने ही पढ़ाई लिखाई करके अपनी अलग पहचान बनाई, और अगर आज की रात इस कुदरत के करिश्मे जैसी मौत का राज पूरी तरह से नहीं जाना और रोका, तो वो पहचान भी मिट ही जाएगी। रात हो गई है, हम सब ने शाम को ही पड़ाव डाल दिया था। सभी ने अपने टेंट इस तरह लगाए हैं कि एक गोलाई सी बन गई है, और जिस टेंट में उस अंग्रेजी ऑफिसर का ताबूत है, उसे थोड़ी दूरी पर लगाया है ताकि आग की रोशनी से बचा रहे। ऐसा करने का यही है कि हम लोग जो पीछे से उस ताबूत पर नजर रखेंगे तो हमारी परछाई नहीं दिखेगी। लालटेन की रोशनी तो पहले ही धीमी कर दी गई थी। उस टेंट के पीछे झाड़ियां भी है, तो हम दोनों को छुपने में सहायता मिलेगी। रात का खाना खत्म होते ही सबने फैसला किया कि कौन रात में पहरा देगा। सबने तय किया कि जिनके पास हथियार हो और उन्हें चलाने का अच्छी तरह अनुभव हो, वही पहरा देगा। हमारे पास 4 क्लॉट M1911 गन और MI ग्रांड 1936 कलेबर .30 की 5 राइफलें थी, और 5 लोगों को आज रात सामने से पहरा देना था। मेरे और डॉक्टर जाकिर के पास अपनी राइफलें थी। मैं और डॉक्टर जाकिर 12 बजे से पहले ही अपनी अपनी जगह छुपकर टेंट में किए गए छेद से झांकने लगे थे, क्योंकि कुदरत का ऐसा अजूबा कभी कभी देखने को मिलता है। साथ ही हमारे दिलों में डर भी था, कहीं पकड़े न जाएं और मरना पड़े। रात काफी काली थी, ऊपर से कोहरे ने भी चादर चढ़ा रखी थी। जंगल के जानवर भयानक आवाजें निकाल रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा भेड़ियों के रोने की आवाज डराने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम पर ही रो रहे हों।
जंगल में ज्यादातर जंगली जानवरों का डर सताता है, पर हमारे सामने तो उन जानवरों से भी बड़ी समस्या थी और बस कुछ ही देर में वह समस्या उठ खड़ी होने वाली थी। कुछ ही देर में ताबूत खुलता है और उसके अंदर से अंग्रेज का अधगला सिर बाहर आता है, जिसे उसका हाथ ऊपर निकलता है। उसकी आंखें खुली थी और हल्की लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बदन का सारा खून उसकी आंखों में आ गया हो। थोड़ी देर बाद उसका धड़ हवा में उठ खड़ा होता है और धीरे धीरे नीचे जमीन की तरफ आता है, लेकिन उसका बूट जमीन को नहीं छूता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे हवा में आगे बढ़ता है, हम पर उसकी नजर नहीं पड़ी थी। टेंट के बाहर निकलने से पहले पहले वह रुक जाता है। उसका सिर उसके हाथ में इधर उधर घूम कर देखता है, काफी कड़ा पहरा था। वह थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर तुरंत बाहर निकलकर अपना सिर अपनी गर्दन पर लगाता है और तेज लाल रोशनी चमकती है। सामने के पहरेदारों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, उन्हें दिखना बंद हो जाता है। जैसा तेज चमकदार रोशनी आंखों पर पड़ने से होता है और वह सीधा अपने शिकार के टेंट में घुस जाता है। वहां से भयानक चीख निकलती है और हमारी टीम का वो सदस्य उसके भयानक चेहरे को देखकर मर जाता है। मैं और डॉक्टर जाकिर अब तक सामने आ चुके थे और उस टेंट के पास पहुंचने ही वाले थे कि वो बड़ी रफ्तार से अपने ताबूत में जाकर सो गया। उसने ऐसा गजब की तेज रफ्तार से किया, जिन लोगों के ऊपर उस अंग्रेज भूत ने तेज रोशनी चमकाई सब अंधे हो गए, लेकिन उसने अपना शिकार इतने लोगों के बीच में भी नहीं छोड़ा। उनमें से एक भी गोली या कारतूस नहीं चला पाया। मैंने डॉक्टर जाकिर से अकेले में कहा, मुझे इसकी एक कमजोरी मिल गई है और इसके लिए मेरे पास एक तरकीब भी है, बस सूरज की रोशनी निकलने दो। अपने उन 5 टीम के सदस्यों को फर्स्ट एड देना पड़ा, क्योंकि उनकी आंखों से खून टपकने लगा था। उनकी आंखों पर अच्छी तरह से पट्टी बांधने के बाद डॉक्टर जाकिर ने मुझे एक एकांत जगह पर ले जाकर पूछा, देखो अब कुछ ही देर में सूरज दिखने लगेगा, तुम अपनी किसी योजना के बारे में बता रहे थे, क्या है वो? मैंने उनसे कहा, अभी नहीं, पहले सूरज निकल जाने दो, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। कुछ ही देर में एक और खतरनाक रात के बाद बेसब्री से इंतजार करने के बाद सूरज ने अपना मुंह दिखाया। अब सबकी जान में थोड़ी जान आई थी। जब टीम के सभी सदस्य जाग गए तो उनमें से कुछ को ताबूत बाहर लाने को कहा। सूरज की रोशनी काफी तेज थी, मेरी बनाई हुई योजना के लिए बिल्कुल सही था। मैंने अपने टीम के बाकी सदस्यों को हथियार लेकर तैयार खड़े रहने को कहा। अगर उस अंग्रेजी सिपाही ने कोई हरकत की तो उसे गोलियों से भून देने के लिए उस ताबूत को बाहर लाकर सूरज की तेज रोशनी में खोलकर रखा गया। उसका रंग थोड़ा फीका पड़ गया। मैंने उसके नजदीक जाकर उसका सिर उठा लिया। उसने कोई हरकत नहीं की, क्योंकि सूरज की रोशनी में वो बेजान था। उसका सिर मैंने एक कपड़े के बड़े पोटली नुमा बटुए में रख दिया। अब धड़ को उस संदूक बंद कर घोड़े पर लादने को कहा। सिर को मैंने एक छोटे संदूक में रख दिया और उसे एक अलग घोड़े पर लदवा दिया, जिस पर कुछ मूर्तियां भी लदी हुई थी। अब सबने अपने टेंट को समेटना शुरू कर दिया और चलने की तैयारी में जुट गए। सफर काफी लंबा और थका देने वाला था, फिर भी हम लोग हार मानने वालों में से नहीं थे। रास्ते में डॉक्टर जाकिर अपने घोड़े को मेरे घोड़े के नजदीक लाकर बोले, क्या तुमको यकीन है अब खतरा टल गया है? क्या होगा अगर आज की रात फिर वो जागकर मेरा शिकार करेगा? उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। मैंने उन्हें आश्वासन दिलाते हुए कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। दरअसल उसका सिर ही उसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा था, जो उसे रास्ता बताने से लेकर सबको एक तरह की चुंबकीय लाल किरणों से अपने भयानक चेहरे को दिखाकर मारने का काम भी करता और उन्हीं से लेजर किरणों को निकाल अंधा भी कर देता था। अब उसका सिर भी उतना ताकतवर नहीं रह गया, क्योंकि उसे अपनी शक्ति को दिखाने के लिए अपने गर्दन से जोड़ना पड़ता था, जिससे उसका भयानक रूप सामने आता था। अब खजाना हकीकत में हमारा हो गया है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर जाकिर मुस्कुराने लगे और जेब से सिगार निकाले। एक मुझे दिया और दूसरा खुद जलाने के लिए मुंह में दबा लिया। फिर हम दोनों ने बड़े रौब से उसे जलाया। सिगार के कुछ कश लगाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, इसके धड़ को तो मैं अपनी कानपुर की बड़ी हवेली में अपने रिसर्च के लिए रख लूंगा, लेकिन सिर का क्या होगा? उसके बारे में भी तो सोचना होगा। सिर को मैं अपने नैनीताल हाईवे वाले फार्म हाउस में रख दूंगा। वहां उस फार्म हाउस की देखभाल करने वाले का परिवार भी रहता है, तो वहां से इसके गायब होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इसके गायब होने का मतलब है हम दोनों की मौत। मैंने भी सिगार पीते हुए बड़े आश्वस्त स्वरों में बोला।
डॉक्टर जाकिर ने कहा, चलो इस खतरे से तो मुक्ति मिली। अच्छा सुनो, मैंने सोचा है कि खजाने में एक बड़ा बक्सा भरकर हीरे निकले हैं, जिनमें से अगर 100 हीरे भी दोनों आपस में बांट लेंगे तो हमारी आने वाली 5 पीढ़ियां आराम से खाएगी। एक हीरे की कीमत आज की तारीख में 5 करोड़ रुपए है। आपस में बांट लेने के बाद और टीम के सदस्यों को भी एक एक हीरा देने के बाद भी हमारे पास सरकार के खजाने के लिए काफी है। उद्धरण चिन्ह। मैंने सहमत होकर सिर हिलाया और कहा, 4 बज चुके हैं, अब हमें एक शांत और अच्छी जगह देखकर वहां पड़ाव डाल देना चाहिए। कल शाम तक हम लोग गांव में पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा सुस्ता लेना चाहिए, पिछले 2 दिनों से इस अंग्रेज ऑफिसर ने आराम करने नहीं दिया था। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर जाकिर ने भी हमें हाँ मिलाकर टीम के सभी सदस्यों को पड़ाव डालने का निर्देश दिया। पड़ाव डालते ही मैं तो अपने टेंट में जाकर सो गया। उस समय शाम के 5 बजे हुए थे। करीब 10 बजे डॉक्टर जाकिर मुझे खुद जगाने आए और कहा, चलो अब खाने का समय हो गया है, जल्दी से हाथ मुंह धो लो। हमारे लड़कों ने आज एक हिरण का शिकार किया है, उसी का ताजा गोश्त आज के खाने का मेनू है। मैं पास ही छोटी नदी में हाथ मुंह धोकर आ गया। टीम के सभी सदस्य मिलकर हिरण पकाने और हंसी मजाक करने में जुटे हुए थे। मैंने डॉक्टर जाकिर के नजदीक बैठकर उनसे पूछा, उस अंग्रेजी ऑफिसर के अंगों के दोनों हिस्सों को अलग अलग टेंट में रखा है ना? नहीं तो उसके धड़ को सिर मिल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। तुमने जैसा कहा था वैसा ही किया गया है। उसका धड़ एक अलग टेंट में है और सिर के बक्से को अलग रखवा दिया है, डॉक्टर जाकिर ने आश्वासन भरे शब्दों में कहा। टू बी कंटिन्यूड। डायरी -2। मैंने डॉक्टर जाकिर की ओर देखते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज की रात भी हम सबको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा करो कि सिर वाला बक्सा मेरे टेंट में रखवा दे। मैं थोड़ी देर सो चुका हूँ तो उस अंग्रेज के कटे हुए सिर पर निगरानी आराम से रख सकता हूँ। हो सकता है आज की रात उसका धड़ अपने सिर को तलाश करे। ऐसे में टीम के सदस्यों के सहारे उसे नहीं छोड़ सकते हैं। मान लो किसी की आंख लगी तो उस अंग्रेज के धड़ को उसका ताकतवर सिर दोबारा मिल जाएगा। मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम जोखिम नहीं ले सकते हैं। अभी अपने आदमियों से बोलकर सिर वाला बक्सा तुम्हारे टेंट में रखवा देता हूँ, डॉक्टर जाकिर ने मुझसे सहमत होते हुए कहा और अपने 2 आदमियों को बुलवाकर उस बक्से को मेरे टेंट में रखवा दिया। खाने का भी समय हो चला था। बक्से को अपने टेंट में रखवाकर हम सभी खाना खाने के लिए चले गए। खाने में लजीज हिरण का गोश्त बना था। खाना समाप्त होते ही मैं सीधा डॉक्टर जाकिर के टेंट में चला गया। हमने काफी देर तक बात की। उनके टेंट में बैठकर हम दोनों हीरों को देख उसे अलग अलग रख रहे थे। जैसा डॉक्टर जाकिर ने कहा था, 100 हीरे हम दोनों ने छांट कर अलग कर लिए जो अनोखे और अधिक कीमती थे। उन्हें कपड़े की एक पोटली नुमा छोटे बटुए में रखा और अपने टीम के सदस्यों की गिनती कर उनके लिए भी एक एक हीरा निकाल उसे अलग कपड़े के बटुए में रखा। रात काफी हो गई थी। मैंने डॉक्टर जाकिर को शुभ रात्रि कहा और अपने हिस्से के हीरों के साथ अपने टेंट में सोने चला गया। उस अंग्रेज ऑफिसर के सिर वाला खतरनाक बक्सा भी वहीं रखा था। मैं टेंट में आकर थोड़ी देर के लिए लेट गया और सोचने लगा कि आज की रात 4 लोग कैंप की पहरेदारी कर रहे हैं हथियारों के साथ। अगर उनसे चूक हो गई और सिर अंग्रेज अधिकारी के हाथों लग गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। डॉक्टर जाकिर का हीरा बांटना भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सिर हाथ लगते ही सबसे पहले उनका और बाद में मेरा शिकार हो जाएगा। सोचते ही सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। Come here. Where are you going? You stupid. Come here in the name of Queen. एक अनजान आवाज सी सुनाई पड़ी। मैंने अपनी आंखें खोली क्योंकि नींद टूट जो गई थी। फिर थोड़ी देर उस आवाज को दोबारा सुनने के लिए वहीं लेटा रहा। I can hear the sound of your footsteps. एक बार फिर वो अनजान आवाज सुनाई पड़ती है। देखा तो उस अंग्रेज का सिर संदूक के अंदर से आवाज दे रहा था। उस संदूक के अंदर तेज लाल रोशनी चमक रही थी जो कि होल से साफ देखी जा सकती थी। मैंने अपने मन में सोचा, इसे तो कपड़े के बड़े बटुए में रखा था, फिर संदूक से इतनी तेज रोशनी कैसे चमक सकती है? लगता है इसे किसी ने बटुए में से बाहर निकाल कर संदूक में ऐसे ही रखकर बंद कर दिया है, लेकिन इसकी चाबी तो मेरे पास है। खैर, ये समय इन सब बातों को सोचने का नहीं था। मैंने अपने बगल में रखी राइफल उठाई और टेंट के द्वार को निशाने पर रखकर बैठ गया। अगर इसका धड़ सामने से आता तो खातिरदारी के लिए तैयार था। तुम कहाँ पे है? I am waiting. In the name of Queen, come quick. आज डॉक्टर का बारी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने को कोई नहीं ले जाने को सकता है।
इन द नेम ऑफ क्वीन कम फास्ट। कहाँ मर गया तुम? संदूक के अंदर से अंग्रेज अधिकारी आवाज लगाता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। शायद इसका धड़ न देख पाने की वजह से भटक गया था और सिर संदूक के अंदर से पुकार रहा था। एक बार पुकारने के बाद वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता था और अपने शरीर के बाकी हिस्से के आने का इंतजार करता था। मेरे अंदर भी डर की लहर सी दौड़ गई थी। फिर भी मैंने अपने अंदर थोड़ा साहस जुटा रखा था। हाथों में राइफल जो थी। उस अंग्रेज अधिकारी ने एक बार और आवाज लगाई, अरे तुम किधर रह गया उल्लू का तुम? इन द नेम ऑफ क्वीन, जब सन निकलेगा तब आएगा क्या? कम सून यू फूल। एक तो उसकी आवाज भारी थी और ऊपर वो गरज रहा था। मैंने सोचा कि अगर इसकी आवाज सुनकर इसका धड़ बाहर निकल कर आ गया तो मुसीबत पड़ सकती है। मेरे दिमाग में एक योजना आई। मैंने उसे आवाज लगाई, कौन है? फिर अपने स्वर को थोड़ा धीमा करके कहा, क्यों इतनी रात में शोर मचा के रखा है? कोई नहीं आने वाला है तुम्हारी मदद के लिए। ओह, डॉक्टर का साथी प्रोफेसर बोलता है, तुम भी नहीं बचेगा यू ब्लडी थीफ, एक बार हमारा धड़ को आने दो। इन द नेम ऑफ क्वीन, तुम्हारा एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, अंग्रेज अधिकारी ने गुस्से में कहा, लेकिन अब उसके निकलते हुए अल्फाजों पर इतना जोर नहीं लग रहा था जिससे आवाज और बातें बाहर आसानी से नहीं सुने जा सकते थे। मेरी योजना काम करने लगी थी। वो भी मेरे सवालों का जवाब दे रहा था और बातों में उलझ गया था। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं माय लॉर्ड? उस संदूक की तरफ देखते हुए। हम कमांडर ब्राडशॉ राउडी है, उस अंग्रेज अधिकारी ने मेरे सवाल का जवाब दिया। मैंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, इंडिया अब आजाद हो चुका है कमांडर साहब, और अब ये खजाना भारत सरकार की विरासत है। इंडिया आजाद हो गया, इससे क्या ये खजाना कमांडर ब्राडशॉ राउडी का निगरानी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हाई कमांड द्वारा दिया गया है, और ब्राडशॉ है तो इस खजाने को कोई नहीं ले जाने को सकता है। इन द नेम ऑफ क्वीन, कमांडर ने जवाब दिया। उसकी आवाज में काफी क्रोध भरा था, लेकिन साथ ही साथ उस आवाज में काफी आत्मविश्वास भरा हुआ था। मेरे मन में उस खजाने के बारे में विस्तार से जानने की बड़ी उत्सुकता हुई, तो मैंने उससे सारी बातें शुरू से बताने को कहा, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी था कि वह इस खजाने से कैसे जुड़ा और खजाना शहर या गांव को छोड़ इतनी दूर सुनसान पहाड़ों की गुफा में क्या कर रहा था। ये एक पहेली थी जिसका जवाब केवल कमांडर ही दे सकता था। कमांडर ने सब बताना शुरू किया। एक दौर ऐसा भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जे में एशिया का तमाम देश था। इस कंपनी का पास सिंगापुर और पेनांग जैसा बड़ा बड़ा बंदरगाह था। ये ब्रिटेन में रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया था। भारत में इस कंपनी का पास 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का फौज था। ये सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप का तमाम देशों का लोगों का जिंदगियों में दखल रखता था। लोग चाय पीता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, और कपड़े पहनता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। इन द नेम ऑफ क्वीन, कमांडर ने आगे जारी रखा। 1498 में परतगेजी मुहिम, जो वास्को डी गामा ने अफ्रीका का दक्षिणी कोने से रास्ते ढूंढकर भारत को समुद्री रास्ते का जरिए यूरोप से जोड़ दिया था। आने वाले दशकों का दौरान ध्वंस, धमकी और दंगा फसाद का इस्तेमाल करके परतगेजी बहरे हिंद का तमाम व्यापारों पर काबिज हो गए, और देखते ही देखते पुर्तगाल का किस्मत का सूरज आधे आसमान पर जगमगाने लगा। इनका देखा देखी डच अपने तोपवाहक नौसेना जहाज लेकर बहरे हिंद में आ धमका, और दोनों देशों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। जब पुर्तगालियों ने भारत का इतिहास पलट कर रख दिया, इंग्लिस्तान ये सारा खेल बड़े गौर से देख रहा था। भला वो इस दौड़ में क्यों पीछे रह जाता। इसलिए महारानी एलिजाबेथ ने इन दो देशों का नक्शे कदम पर चलते हुए दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करवा कर इसे एशिया का देशों का साथ पूर्ण स्वामित्व के साथ व्यापार का इजाजतनामा कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने एक काम किया जो हमसे पहले आने वाला दोनों यूरोपीय देशों से नहीं हो सकता था। उन्होंने सिर्फ युद्ध का व्यापार पर सारी ऊर्जा खर्च नहीं किया, बल्कि दूतावास का काम पर भरपूर ध्यान दिया। यही वजह था कि अंग्रेजों ने थॉमस रोज जैसा मजे हुए राजदूत को भारत भेजा ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्ते बंद दरवाजा खोल दे। अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 का दिन एक शाही आदेश पत्र रॉयल चार्टर का द्वारा लंदन का उन सौदागरों का एक संयुक्त स्टॉक कंपनी का रूप में हुआ था, जो पूरब के व्यापार में डचों का प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए एक हुआ था।
इस कंपनी को पूरब का साथ इंग्लैंड का समस्त व्यापार का एकाधिकार दे दिया गया और वणिकवादी विचारों का वर्चस्व वाला उस काल में भी अपने व्यापार का खर्च उठाने के लिए कीमती धातुओं बुलियन को देश से बाहर ले जाने का अनुमति दे दिया गया। कंपनी ने औपचारिक रूप से भारत में अपना व्यापार 1613 में आरंभ किया, जबकि वह अपने से पहले रंगमंच पर आए पुर्तगालियों का साथ हिसाब बराबर कर चुका था। मुगल बादशाह जहांगीर का एक फरमान ने उसे भारत में अपना फैक्ट्रियां गोदाम बनाने का अनुमति दिया और पहला फैक्ट्री पश्चिमी तट पर सूरत में बनाया गया। 1617 में जहांगीर ने अपना दरबार में अंग्रेजों के आवासी दूत का रूप में सर थॉमस रो का स्वागत किया। यही वह विनम्र प्रारंभ था जिसका बाद कंपनी ने धीरे धीरे अपना व्यापारिक कार्यकलापों को भारत का दूसरा भागों में फैलाया और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास 17वीं सदी का अंत तक उसके कार्यकलापों का 3 प्रमुख केंद्र बन चुका था। इन द नेम ऑफ क्वीन हम बताते बताते आगे का भी बता दिया। उद्धरण चिन्ह। खैर हुआ ये कि बादशाह का सालगिरह था और मुगल रिवायत का मुताबिक उन्हें तौला जाना था। इस मौके पर ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो भी दरबार में मौजूद था। समारोह पानी में घिरा एक चौकोर चबूतरे पर आयोजित किया जा रहा था। चबूतरे का बीचों बीच एक विशालकाय सोने का पन्नी चढ़ा तराजू स्थापित था। एक पलड़ा में कई रेशमी थैले रखे हुए थे, दूसरे में खुद चौथे मुगल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर सावधानी से सवार हुआ। भारी लबादों, ताज और सोने और आभूषण समेत शहंशाह जहांगीर का वजन तकरीबन 250 पाउंड निकला। एक पलड़ा में जिल्ले इलाही बैठा था, दूसरे में रखा रेशमी थैले बारी बारी तब्दील किया जाता था। पहले मुगल बादशाह को चांदी का सिक्कों से तौला गया, फिर तुरंत ही गरीबों में बांट दिया गया। इसके बाद सोने का बारी आया, फिर आभूषण, बाद में रेशम और आखिर में दूसरा बेशकीमती चीजों से बादशाह सलामत का वजन का तुलना किया गया। ये वो दृश्य था जो आज से तकरीबन ठीक 300 साल पहले मुगल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का दरबार में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने देखा और डायरी में नोट कर लिया। लेकिन दौलत का इस हैरत कर देने वाला प्रदर्शन ने सर थॉमस को शक में डाल दिया कि क्या बंद थैले वाकई हीरे जवाहरात या सोने से भरे हुए हैं, कहीं इनमें पत्थर तो नहीं। कमांडर बोलते बोलते थोड़ी देर के लिए खामोश सा हो गया। आगे क्या हुआ, मैंने उत्सुकता से पूछा। वैसा तो सर थॉमस रो का अच्छा दोस्त ही था बादशाह से, लेकिन ब्रिटिश के साथ व्यापार करने से कतराता था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इंग्लिस्तान एक छोटा सा अप्रत्याशित द्वीप था और बादशाह उसका साथ व्यापार करना अपना शान के खिलाफ समझता था। बादशाह किसी न किसी बहाने इंग्लिस्तान को यह एहसास दिलाता रहता था कि वह एक छोटा सा द्वीप था। सर थॉमस रो ने अपना डायरी में ये सारा बात लिख कर रखा था, लेकिन सर थॉमस रो ने हार नहीं माना। वो बादशाह को इस बात का एहसास दिलाता रहता था कि वो सही है, लेकिन व्यापार के लिए और उन्नति के लिए फैक्ट्रियां गोदाम का बनना बहुत जरूरी है। इन द नेम ऑफ क्वीन, कमांडर ने आगे बताया। बादशाह का इंग्लिस्तान के साथ व्यापार न करने का वजह यह भी था कि मुगल शहंशाह पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान के सफवी बादशाह और उस्मानी खलीफा को अपना प्रतिद्वंद्वी समझते थे। इसका किसी मामूली बादशाह के साथ बराबरी का स्तर पर समझौता करना उसका शान के खिलाफ था। सर थॉमस रो ने 3 साल का कड़ा मेहनत, राजनयिक दांव पेंच और तोहफे देकर जहांगीर से तो नहीं, लेकिन वलीअहद शाहजहां से आज से ठीक 300 साल पहले अगस्त 1618 में एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाने में कामयाब रहा, जिसके तहत इस कंपनी को सूरत में खुलकर कारोबार करने का इजाजत मिल गया। लेकिन उससे पहले काफी मेहनत करना पड़ा। सर थॉमस रो ने अपना डायरी में ये भी लिखा, एक और जनता गरीब और बेरोजगार है, दूसरी तरफ बादशाह आलीशान जीवन बिता रहा है। यहाँ के हिंदू राजा महाराजा का कहना है कि सारा दौलत उनसे लूटा गया। बादशाह और उनका पूर्वज ने हिंदू राजा महाराजा का पूर्वज का खजाना लगभग खाली कर दिया है। हर चीज में टैक्स लेता है, यहाँ तक कि उसका होली प्लेस का ऊपर भी टैक्स है। थॉमस रो का डायरी से और उसका रिपोर्ट से हिंदुस्तान का सारा हाल हम लोगों को इंग्लिस्तान में मिला। फिर भी हम सब ने उनका राजनीतिक मुद्दा पर बोलना सही नहीं समझा। कंपनी का व्यापार करने से हिंदुस्तान के लोगों का आर्थिक स्थिति सुधरा, उनको रोजगार मिलना शुरू हुआ। फैक्ट्री और गोदामों में उनको बतौर कर्मचारी रखा गया। हिंदुस्तान का लोग काफी खुश था, उनका अंदर अनुशासित ढंग से जीने का तरीका आ गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का तरक्की और हिंदुस्तान के लोगों का खुशहाल जीवन खुद यहाँ बादशाह के लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये वह लोग था जो खुद बादशाह का तख्ता पलट कर देना चाहता था। 1623 में खुर्रम ने विद्रोह कर दिया।
क्योंकि नूरजहां अपना दामाद नगरयार को वली अहद बनाने की कोशिश कर रहा था। अंत में 1627 को बाप और बेटे में सुलह हो गया। जहांगीर का कई बार शादी हुआ। उनका सबसे मशहूर पत्नी नूरजहां था, जो कि एक बागी अधिकारी शेर अफगान की विधवा था। जहांगीर का मृत्यु बीमारी के कारण 7 नवंबर 1627 को हुआ था। उनका मृत्यु के समय वो कश्मीर से लाहौर जा रहा था। जहांगीर का तीसरा पुत्र सबसे सफल रहा था, जिसका नाम खुर्रम था। शाहजहां के ही बचपन का नाम खुर्रम था। 24 फरवरी 1928 को जहांगीर का मृत्यु के बाद शाहजहां तख्त पर बैठा। शुरुआत का 3 साल बुंदेल का जुझार सिंह और अफगान सरदार खाने जहां लोधी का विद्रोह दबाने में गुजर गया। शाहजहां का मुकाबला सिखों का छठा गुरु हरगोविंद सिंह से भी हुआ, जिसमें सिख सेना हार गया था। शाहजहां का शादी असफ खां का बेटी अर्जुमन बानु बेगम से हुआ था, जिसका बाद में नाम मुमताज महल रखा गया। 1633 में शाहजहां ने दक्षिण भारत का अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इसका कुछ साल बाद 1636 में गोलकुंडा पर आक्रमण किया, जहां का तत्कालीन सुल्तान अब्दुल्ला शाह को हार का सामना करना पड़ा। अब्दुल्ला शाह ने मुगलों का अधीनता स्वीकार किया। इसी दौरान अब्दुल्ला शाह के वजीर मीर जुमला ने शाहजहां को बेशकीमती हीरा कोहिनूर भेंट स्वरूप दिया। कमांडर बता ही रहा था कि कोहिनूर का नाम सुनते ही मैं रुक न पाया। उसे कहानी के बीचों बीच ही टोक दिया। कोहिनूर हीरा क्या हुआ उसका, जरा आगे बताओ, मैंने बड़ी उत्सुकता दिखाते हुए पूछा। क्यों प्रोफेसर, कोहिनूर का नाम सुनते ही तुम्हारा आंख गोल गोल हो गया, कमांडर ने व्यंग्य कसा। शाहजहां ने अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन को बनाने में सैयद गिलानी नाम के शिल्पकार और उसका कारीगरों का टीम को कोई 7 साल लगा। इस सिंहासन में कई किलो सोना मढ़ा गया। इसे अनेकानेक जवाहरातों से सजाया गया। इस सिंहासन का नाम रखा गया तख्त एक मुरस्सा। बाद में यह मयूर सिंहासन का नाम से जाना जाने लगा। बाबर के हीरे को भी इसमें मढ़ दिया गया। दुनिया भर के जौहरी इस सिंहासन को देखने आते थे। इनमें से एक था वेनिस शहर का होटेंसो बोर्जिया। बादशाह औरंगजेब ने हीरे का चमक बढ़ाने के लिए इसे बोर्जिया को दिया। बोर्जिया ने इतने फुहड़पन से काम किया कि उसने हीरे का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। ये 793 कैरेट का जगह महज 186 कैरेट का रह गया। खैर, ये तो बात का बात है। सबसे जरूरी तो यह है कि कैसे औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया और कैसे ये हीरा और तुमको मिला खजाना अंग्रेजी हुकूमत के पास आया इन द नेम ऑफ क्वीन। अब बाकी का कहानी हम कल बताएगा। सुबह होने वाला है, अब हमारा आराम का समय है। तुम लोग आज का रात तो बच गया। ब्लडी इडियट, हमारा बॉडी कहाँ रह गया? कल फिर मिलेगा, हो सकता है हमारा बॉडी कल हमको ढूंढ ले, कमांडर ने बड़ी उम्मीदों के साथ कहा और खामोश हो गया। जैसे ही कमांडर खामोश हो गया, मैं समझ गया कि सो गया। अब कोई खतरा नहीं था। रात भर कहानी सुनने के बाद मैं भी थक गया था, इसलिए सो गया। जागो, अरे भाई जागो, सुबह हो गई है। अरे भाई प्रोफेसर, सुबह हो गई। मैंने आंखें खोला तो देखा डॉक्टर जाकिर सामने खड़े आवाज दे रहे थे। डॉक्टर ने फिर कहा, अरे आज सुबह 12 बजे जानते हो क्या हुआ? मैंने पूछा, क्या हुआ था? अपनी आंखों को मलते हुए, जैसा अक्सर ज्यादातर लोग नींद से जाग कर करते हैं। कल उस अंग्रेज अधिकारी का धड़ टेंट से बाहर निकलकर गश्त लगा रहा था। उसे कुछ दिखाई नहीं देने की वजह हताश सा कैंप के बाहर इधर उधर टहल रहा था। कल रात पहरे पर लगे एक आदमी ने मुझे उठाया, फिर सारी बातें बताई। कैंप से बाहर निकल कर देखा तो महाशय उन्हीं पहरेदारों के साथ बैठे हुए थे। वो सभी आराम से बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देने से कोई दुर्घटना नहीं हुई। तुमने ठीक ही कहा था, उस जिंदा लाश की सारी ताकत उसके सिर में है। डॉक्टर जाकिर ने मेरे कंधों पर को पकड़कर मेरी ओर देखते हुए कहा। मैं भी कुछ पलों के लिए मुस्कुराने लगा, फिर कहा, चलो अच्छा है, खतरा तो टला। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। आगे की कहानी अगले भाग में होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।